नमस्कार दोस्तों, अमरसरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी टिंकर। एक नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल। इससे पूर्व आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखिए, आज हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य से पूर्व का जो शासन था वो था नंद वंश के घनानंद का शासक। जो घनानंद था वो अंतिम शासक था इस वंश का। इसके बाद में जो वंश था वो समाप्त हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। और नंद वंश के पूर्व की बात करें तो ये सिकंदर के समकालीन था। हर एक वंश के समय मगध का आविर्भाव हुआ। जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसके बारे में बात करें तो वह बहुत क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था और उसने अपनी जनता पर अवांछनीय कर भी लगाए हुए थे। उससे जनता बहुत परेशान थी। तो तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। चाणक्य जिसके दो नाम हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी इसको जाना जाता है चाणक्य को। इसकी सहायता से एक क्षत्रिय कुल के कुमार थे, वो थे चंद्रगुप्त। उसने मगध सत्ता पर अधिकार कर लिया। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य सत्ता पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को किस प्रकार से प्रभावित किया था, किस प्रकार से उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही चुना, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे जब मौर्यकालीन शासकों के बारे में एक एक डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे तब। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य था वो भारत का प्रथम एवं व्यापक भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम साम्राज्य था। ये क्या था? विशालतम साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य था ये। जो कहाँ से कहाँ तक था? ये था हिंदू कुश पर्वत से कावेरी नदी तक ये साम्राज्य था। देखिए, हिंदू कुश पर्वत कहाँ है और कावेरी नदी कहाँ है, एक बार मैप में देख लेते हैं अपन। देखिए, मैप वो ड्रॉ करती हूँ मैं थोड़ा सा ऐसे। देखिए, देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। तो ये क्या है? ये हिंदू कुश पर्वत है और यहाँ पर कावेरी नदी। यहाँ से यहाँ तक का जो साम्राज्य था वो मौर्यकालीन साम्राज्य था। इतना विशालतम साम्राज्य था ये। हिंदू कुश पर्वत से कावेरी नदी। हिंदू कुश पर्वत उत्तर में है और कावेरी नदी दक्षिण में है। इसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सर्वप्रथम मौर्य कालीन में किस व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो इसमें किस व्यवस्था की स्थापना की गई थी? मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। अब देखिए, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी साहित्य से भी मिलती है हमें और ग्रंथों से भी मिलती है। साहित्य में जो ग्रंथ हैं उनसे, विदेशी विवरण हैं, कुछ अभिलेख भी हैं, उनसे भी हमें इससे जानकारी मिलती है। देखिए, साहित्य में देख लेते हैं। पुराण में विशाखदत्त की मुद्राराक्षस के ग्रंथ आ जाते हैं कि विशाखदत्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, मुद्राराक्षस लिखा है। कौटिल्य का कौन सा है, अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन RPSC में आए हुए हैं ना। तो बौद्ध साहित्य में जैन साहित्य में देखते हैं तो बौद्ध साहित्य कौन सा है? दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। ठीक है। और जैन साहित्य में है कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन और विदेशी विवरण। मतलब इसके काल में कौन कौन से कहाँ से विदेश के लोग आए हुए हैं। तो मेगस्थनीज आया हुआ है, उसने लिखी थी इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। निरियाकस आनिसिक्रिटिस, इनके बारे मौर्य काल के बारे में ये जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख हैं, रुद्ररमन के जूनागढ़ अभिलेख है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, अब हम मौर्यकालीन जो शासक हैं, सबसे महानतम शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन से हम पढ़ेंगे, है ना।
ठीक है, हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन शासक के बारे में। मौर्यकालीन शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे जो प्रथम शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जन्म हुआ था 345 ईस्वी पूर्व। ये 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर आरूढ़ हो गए 322 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 322 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था 322 ईस्वी में। 345 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। इसका शासन कब तक रहा? 298 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन रहा। ये कौन था? क्षत्रिय। इसका शौक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय। शौक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय बताया गया है। कहाँ पर? महावंश और दीपवंश जैसे बौद्ध ग्रंथों में। दीपवंश, महावंश जैसे बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शाक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय बताया गया है कि ये क्षत्रिय है। देखिए, इसके अनेक नाम भी मिलते हैं हमें। जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस है किसका है? विशाखदत्त का। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से इसका नाम क्या मिलता है हमें? वृषल नाम प्राप्त होता है इसका। क्या नाम प्राप्त होता है हमें? वृषल। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और यूनानी लेखों में एंड्रोकॉट्स और सैंड्रोकॉट्स, ये जो नेम है बहुत इम्पोर्टेंट नेम है। सैंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स। यूनानी लेखों में मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम भी भिन्न भिन्न तरीके से रूपांतरण किए हुए हैं, एंड्रोकॉट्स और सैंड्रोकॉट्स। सबसे पहले सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इन यूनानी नामों को चंद्रगुप्त मौर्य में स्थापित, मतलब सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने इसका जो ये यूनानी नाम है इनको पता किया था। ठीक है, देखिए अब किस प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसने चाणक्य को प्रभावित किया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम बार प्रभावित किया किसको? चाणक्य को, जो कौन थे? तक्षशिला के आचार्य थे। किसके माध्यम से किया था? वो किया था राजकीलम खेल के माध्यम से। देखिए, एक राजकीलम खेल होता है, उसके माध्यम से चाणक्य को प्रभावित किया। चंद्रगुप्त मतलब इतने अच्छे तरह से खेल खेला और इतनी विजय को प्राप्त हुई, इतनी सफलता प्राप्त हुई चंद्रगुप्त मौर्य को, तो इससे चाणक्य प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि वास्तव में ये एक बहुत प्रभावशाली लड़का है, तो क्यों ना इसके माध्यम से हमें सत्ता को जीता जाए। तो प्रथम बार प्रभावित किया और मगध की सत्ता पर आखिर में चाणक्य ने से विजय दिलवा ही दी। तो आगे की बात करें हम, सेल्यूकस ने, अब इसके युद्ध की बात करते हैं। तो सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस था यूनानी शासक। 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया। पराजित हुआ तो इसमें संधि हो गई थी इन दोनों के मध्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य संधि हो गई थी। तो सेल्यूकस की पुत्री थी हेलन। हेलन नाम की एक पुत्री थी इसकी, तो इससे विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका विवाह हो गया, तो इस विवाह को भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा है। किसको? हेलन और चंद्रगुप्त की विवाह को। और भी इसकी संधि की अनेक शर्तें थी जिसको हम पढ़ेंगे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए और उसके बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधी नदी का पश्चिमी क्षेत्र दिया, उसको दे दिया।
500 हाथी लिए, उसके बदले में अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र उसको दे दिया, प्लस जो हेलन और चंद्रगुप्त का विवाह हुआ उस ये जो विवाह है, ये क्वेश्चन आ चुका है RPSC में इसका भी। और क्या किया था, सेल्यूकस का जो राजदूत था उसका नाम था मेगस्थनीज। देखो यहाँ से इस मेगस्थनीज की कहानी स्टार्ट है। देखिए मेगस्थनीज ये राजदूत था, राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इसकी पुस्तक थी इंडिका। इससे भी हमें मौर्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है, जो अपनी जानकारी के आगे पढ़ा था जानकारी में। मेगस्थनीज ने भारत पर इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी। जो सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक अपना जो राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया, जिसकी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। उसने राजधानी किसको बनाया था, उसने बनाया था पाटलिपुत्र को। और इसका जो अभियान था उसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी विजय पाई। इसकी जो जानकारी मिलती है हमें, जो तमिल ग्रंथ है अहनानूरू और मुर्नानूरू इसके माध्यम से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में भी विजय अभियान चलाया, इसकी जानकारी हमें मैंने बताया कहाँ से मिलती है, अहनानूरू और मुर्नानूरू तमिल ग्रंथ से मिलती है। और पाटलिपुत्र है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की राजधानी थी। अब इसके अंतिम दिनों की बात करते हैं। तो इसके जो जीवन के अंतिम दिन थे, इसने बाद में क्या किया था, जैन धर्म अपना लिया। इसने अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिया। और किससे शिष्य इसने गुरु को इसको बनाया, इसने भद्रभाव को गुरु बनाया और उसके शिष्यता ग्रहण की। इसने तपस्या की बात करें तो इसने श्रवण बेल गोला, जो कि मैसूर में स्थित है दक्षिण में, वहाँ पर इसने तपस्या की। और इन्हें लास्ट में 298 ईस्वी पूर्व 298 ईस्वी पूर्व में इसने अपने प्राण त्यागे। कहाँ त्यागे इसने प्राण, चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर में इसने अपने प्राण त्यागे। किस विधि के माध्यम से त्यागे, वो है संलेखना पद्धति के द्वारा। संलेखना पद्धति के द्वारा इसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर में इसने प्राण त्यागे। देखिए इसके काल में एक झील का निर्माण हुआ था, वो है सुदर्शन झील। किसने किया था, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एक राज्यपाल नियुक्त किया था वो था पुष्यगुप्त वैश्य को इसने राज्यपाल नियुक्त किया था। उसने की थी सुदर्शन झील की निर्माण किया था, जिसने अनेक जीर्णोद्धार भी किया, अनेक कालों में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। इसने अनेक प्रकार की जो वो थी, इसने कमी को पूर्ण किया। पुष्यगुप्त वैश्य ने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का ही पुत्र था। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। इसका शासन खत्म हो गया 298 में, तो इसका शुरू हो गया 298 में इसका शासन शुरू हुआ। ये भी एक महान शासक था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र था कौन, बिंदुसार, यही उत्तराधिकारी बना और यह आजीवन संप्रदाय का अनुयायी रहा था। यूनानी लेखकों में इसकी जो उपाधि दी गई है वो है अमित्रोकेडीज। इसमें संत अमित्रोकेडीज कहा गया है यूनानी लेखकों ने उसे। और इसका संस्कृत में जब रूपांतरण कर देते हैं वो कहलाता है अमित्रघात।
जिसका जो अर्थ है वो है शत्रु को नष्ट करने वाला होता है। अमित्रघात का जो संस्कृत में रूपांतरण किया गया और इसका जो अर्थ निकला हुआ है शत्रु को नष्ट करने वाला। ठीक है, ये उसकी क्या थी, उपाधि थी अमित्रघात। अमित्रोकेडीज, ये भी आ चुके हैं क्वेश्चंस। अमित्रघात किसकी उपाधि है, अमित्रोकेडीज किसकी उपाधि है। उसके शासनकाल में प्रारंभ में तो कौटिल्य था इसका प्रधानमंत्री। जो चंद्रगुप्त के समय जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों क्या है, एक ही नाम है इसके। जो बाद में प्रधानमंत्री बना वो था खल्लाटक। इसका नाम भी आपको याद रखना है, कौन था, खल्लाटक। ये शासक भी बहुत प्रभावशाली शासक था। तो सीरिया के सम्राट थे एंटियोकस प्रथम और मिस्र के शासक थे टॉलेमी फिलाडेल्फस। इसने अपने अपने राजदूत इसके दरबार में रखे। राजदूतों को बिंदुसार के राज दरबार में नियुक्त किया था। देखिए, सीरिया के सम्राट थे एंटियोकस प्रथम ने किसको, डायमेकस, और मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस ने डायोनियस वो राजदूत नियुक्त कर रखा था, उसके राजदरबारी नियुक्त कर रखा था। एक 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद भी थी। किसके काल में थी, ये बिंदुसार के काल में थी। देखिए, ध्यान रखने की चीज़ है, ये बिंदुसार के काल में थी 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद। इसका जो प्रधान होता था, प्रधान में कौन था उस टाइम, वो था खल्लाटक। कौन था, खल्लाटक। अब इसके बाद देखते हैं इसका शासन ख़त्म हो गया। अब अशोक महान का आता है, इसके बाद उसका अशोक महान का आता है। तो ये कौन था, ये बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक महान। अशोक महान कौन था, बिंदुसार का ही पुत्र था। विश्व के महानतम सम्राटों में से एक था। देखिए, इसका नाम, अशोक महान का नाम भी बहुत आता है, बहुत बड़े बड़े सम्राटों में इसका नाम आता है। महानतम सम्राटों में से एक था। राज्यारोहण से 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के पश्चात 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 37 वर्ष तक इसने शासन किया। इसकी मृत्यु 332 ईस्वी पूर्व में हुई थी। देखिए, इसने 4 वर्ष का जो संघर्ष किया था वो क्यों किया था, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। बिंदुसार का 4 पुत्र थे, बिंदुसार के 4 पुत्र थे। देखिए, इसके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन दूंगी मैं आपको। 4 वर्ष का संघर्ष क्यों करना पड़ा। इसकी उपाधि थी, किसकी, अशोक महान की उपाधि थी, वो थी देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी। इसकी उपाधि भी पूछी जाती है अक्सर परीक्षा में, देवानाम प्रिय एवं देवानाम प्रियदर्शी। अशोक नाम, देखिए अशोक का नाम कहाँ मिलता है, किसका नाम अशोक था। मास्की, गुजरा, नेतुर व उदय गोलम शिलालेखों में अशोक नाम मिलता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। देखिए, अब बताती हूँ मैं इसको 4 वर्ष का संघर्ष क्यों करना पड़ा। देखिए, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया और बिंदुसार का जो पुत्र था वो कौन था, अशोक। तो बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था। सुसीम को राजा बनाना चाहता था। अशोक के कई भाई थे। अशोक के भाई थे तिस, सुसीम, विगताशोक। इसका जिक्र किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो क्या था, बिंदुसार मरते दम पर सुसीम को राजा बनाना चाहता था। वो तो राधागुप्त नाम का एक मंत्री था, राधागुप्त।
ये जो जानकारी मिली है हमें बौद्ध ग्रंथ के दिव्यावदान से मिली है। तो मंत्री राधा गुप्त की सहायता से अशोक को शासक बनाया गया। किसकी सहायता से? राधा गुप्त की सहायता से। राजा बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी का राजा था, उज्जैनी का शासक था। उसी प्रकार अशोक की उसकी पत्नी का भी जो हमें जानकारी मिलती है, उसकी पत्नी के रूप में महादेवी, करुबाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती तथा तिस्रक्षा का नाम भी मिलता है। उसकी पुत्री का नाम था, क्या था उसकी पुत्री का नाम? संघमित्रा। उसके पुत्र का नाम था महेंद्र। इसके संघमित्रा उसकी पुत्री थी। इसके अलावा चारुमती का भी नाम मिलता है। और देखिए उसने जो युद्ध किए थे, उस युद्ध के बारे में आपको बताती हूँ। उसने किया था, कलिंग का युद्ध किया था। ये कलिंग का युद्ध बहुत फेमस है। उसने कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग कहाँ पर है? देखिए मैं कलिंग बताती हूँ आपको। कलिंग पूर्वी समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे महानदी गोदावरी नदियों के बीच उड़ीसा में कलिंग स्थित है। यहाँ इसने युद्ध किए थे। इसकी सूचना है, हमें इसकी जानकारी मिलती है, वो मिलती है हमें 13वीं अभिलेख से। इसकी विस्तृत सूचना मिलती है किसके? कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में। इस युद्ध के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दूँ तो ये कलिंग का युद्ध ये बहुत फेमस है। और इस युद्ध में इतनी हत्याएं हुई थी कि उसके बाद अशोक ने कभी युद्ध नहीं किया। इसके बाद अशोक ने कभी युद्ध ही नहीं किया। इतनी भयंकर इसमें हत्याएं हुई थी। तो कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध की नीति को ही त्याग दिया और जो दिग्विजय था, वेरी घोष के स्थापक धम्म विजय को अपनाया। प्रारंभिक वर्ष में तो जो अशोक था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, शिव का उपासक था। लेकिन कलिंग का जो युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। पहले तो वो क्या था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण था। लेकिन बाद में वो कलिंग के युद्ध के बाद में इतनी हत्याएं हुई थी, इतनी मौतें हुई थी कि उससे वो प्रभावित हो गया और उसने कभी युद्ध न करने का वचन लिया। तो उसने युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया और धम्म घोष की अपनाया। धम्म किसका है? धम्म आ जाता है कभी कभी क्वेश्चंस। धम्म की स्थापना, धम्म किसने अपनाया? धम्म विजय किसने अपनाया? अशोक ने धम्म विजय को अपनाया। एक शिलालेख का नाम आता है भाब्रू शिलालेख, जहाँ पर अशोक का धम्म विसंग का अभिवादन की जानकारी प्राप्त होती है भाब्रू अभिलेख से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है भाब्रू अभिलेख। इसे अशोक के धम्म विसंग का अभिवादन मिलता है। और जो 13वें अभिलेख है, जो ये 13वां अभिलेख है, इसमें जो कलिंग के युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए अशोक के धम्म में क्या था? देखिए अशोक के धम्म में था नैतिक उत्थान के लिए जो आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसी अभिलेखों में धम्म क्या कहा गया है? क्या था ये? धम्म क्या था? अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो अशोक ने जिन आचार विचारों को, जिन नियमों को संहिता में प्रस्तुत किया था, उसी को अभिलेखों में क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। तो उसने इसके माध्यम से जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत दिया कि कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए जीवन में। उसने भी हिंसा त्याग दिया कलिंग के युद्ध के बाद। यह भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने धम्म को अपनाया और हिंसा को त्यागा। भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था। इसने जियो और जीने दो का आदर्श भी प्रेरित किया।
इसमें आ जाता है कि जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, अशोक ने जियो और जीने दो का सिद्धांत प्रेषित, आदर्श प्रेषित किया। देखिए अशोक के बारे में हम आगे की वीडियो में और डिस्क्रिप्शन से अच्छे से और पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आगे अशोक के बारे में पढ़ेंगे और इसके मौर्यकालीन शासक आगे हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। देखिए भारत में जो प्रथम था, जो मौर्य साम्राज्य में प्रथम हुआ वो क्या था। देखिए भारतीय इतिहास का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था वो किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य व हेलन। हेलन कौन थी, सेल्यूकस की पुत्री थी, उसका विवाह हुआ। सेल्यूकस की पुत्री थी हेलन, उसका विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो भारत इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया। और देखते हैं भारत का प्रथम व्यापक साम्राज्य कौन सा था, वो था मौर्य साम्राज्य। और भारत का प्रथम शासक जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया वो कौन था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने नर्मदा नदी के दक्षिण में अपना विजय अभियान चलाया। भारत का प्रथम शासक जिसने अपने जीवन में अहिंसा का सिद्धांत अपनाया कौन था, सम्राट अशोक महान। अशोक महान था जिसने कलिंग के युद्ध के बाद में युद्ध की नीति को ही त्याग दिया, युद्ध को त्याग दिया और धम्म अपना लिया। इसने अहिंसा का सिद्धांत दिया, हिंसा न करने का सिद्धांत दिया। देखिए अब इस चैनल को आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।